Hello everyone, myself Jagriti and today we are going to discuss about interference. So before understanding interference, we must know the term light. तो जब हम light कह रहे हैं, it means we are talking about visible light. We know that visible light is a form of electromagnetic radiation that a human eye can see. We know that light is a part or visible light is a part of electromagnetic spectrum. It means that whenever light interact with some material, then it will interact via electromagnetic interactions. And we know that electromagnetic interactions are mediated by photons or quantas of electromagnetic interactions are photons. It is important to note that light is actually having a dual behavior. It means it behaves as particle as well as it behaves as wave. Now let's just try to see the difference between particle and the wave nature of the light. Let us consider हमारे पास एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट निकल रही है. यहाँ पे हमने एक बैरियर लगा दिया. अगर यहाँ पे हमें लाइट नहीं रिसीव हो रही इस पोर्शन, इट मीन्स लाइट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल. बट अगर हमारे पास लाइट सोर्स है और हमने बैरियर भी लगाया हुआ है but still we are getting light, it means in that case जो आपकी light है is actually behaving as wave. अब थोड़ा इस particle और wave nature को हम physical aspect से समझने की कोशिश करते हैं. तो कुछ फिनोमिनास नेचर में ऐसे होते हैं जहाँ पे लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है. फॉर एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? आपके पास एक मेटल है जिसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. these electrons can move inside a metal freely but they can't go outside the metal. बट अगर आप फोटोन या ईएम इंटरेक्शंस ऊपर से हिट करते हो, विजिबल लाइट हिट करते हो और इसकी एनर्जी जो है इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, देन इन दैट केस जो आपके फोटोन है दे विल इजेक्ट आउट दिस इलेक्ट्रॉन. दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इस फिनोमिना को हम समझा सकते हैं इफ वी कंसीडर लाइट एज अ पार्टिकल in which each photons carries a discrete amount of energy and momentum. But अगर यही आपकी जो light है it behaves as a wave, like in case of interference, diffraction, polarization, तो वहाँ पे सीन अलग होगा. इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वेव होती क्या है. तो वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस है या ऑसिलेशन है that can travel through a medium or space by transferring its energy but without transferring its matter. And waves are characterized by amplitude, wavelength and frequency. अब हमें कैसे पता चला कि जो इंटरफेरेंस है वो पार्टिकल नेचर नहीं शो कर रही बट वेव नेचर शो कर रही है. तो अगर आपकी लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती तो ये तो ऑब्स्टेकल ने रोक ही लिया था. तो सिर्फ यहाँ से पार्टिकल जा सकते थे, यहाँ से जा सकते थे. इट मीन्स आपको दो ब्राइट स्पॉट्स मिलने चाहिए थे, बाकी सारी शीट आपकी वैसी रहनी चाहिए थी. बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये आया. ये क्या है? कुछ डार्क कुछ ब्राइट. तो ये ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट. सिमिलरली हियर एज वेल. तो यहाँ से हमें पता चला कि इट इज हैविंग वेव नेचर और इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अब लेट जो इनके बीच में ये गैप है, जो हमारी स्लिट विड्थ है, दिस इज स्मॉल डी. ये भी स्मॉल डी है और ये भी आपकी स्मॉल डी है. ठीक है. और जो आपकी डिस्टेंस है बिटवीन दिस स्लिट एंड स्क्रीन वो लेट्स से आपकी है कैपिटल डी. ठीक है. ये जब हम मैथ्स करेंगे तब काम आएगी. मैं बहुत क्रक्स वे में मतलब इसका क्रक्स ही बता रही हूँ इंटरफेरेंस का. अगर डेरिवेशन की जरूरत हुई देन वी विल डिस्कस लेटर ऑन. तो आपकी जो वेव नेचर है
या जो इंटरफेरेंस है इट कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द हाइगन्स प्रिंसिपल। लेट अस से आपके पास एक सोर्स था विच इज एमिटिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स, जिसने ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बेसिकली एमिट की। पहले ये प्राइमरी सोर्स था, अब हर पॉइंट यहाँ पे एक सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो लेट अस से दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर सोर्स वन। तो इसने ये वाली जो वेव्स हैं ये वाली इस तरीके से जो है बेसिकली इसने एमिट की। अब ये जो दूसरा सोर्स था, लेट मी पिक सम अनदर कलर, तो ये वाला, तो ये एमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये दो वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, आपस में इंटरफेयर, ठीक है। ये तो ये ऐसे आगे तक प्रोपिगेट करेगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो ब्राइट मिलेगा हमें बैंड या फ्रिंज, और अगर डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो डार्क फ्रिंज हमें मिलेगी। इस तरीके से ब्राइट डार्क इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता रहेगा। अब इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। ऐसा नहीं कि हर कंडीशन में आपकी जो है इंटरफेरेंस होगी। सबसे पहली बात, जो आपके दो सोर्सेज है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, मींस उनके बीच में जो फेज रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए, आपका स्टेबल होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपकी वेव ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं तो वो हम सेम स्पेस और सेम टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक t इक्वल्स टू 0 पे हमने वेव ले ली, एक t इक्वल्स टू 1 पे ले ली, एक t इक्वल्स टू 3 पे ले ली और उसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सेम स्पेस होनी चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। इट मीन्स अगर मैं सुपर इम्पोज यहाँ से कर रही हूँ तो यहाँ वाली ही सुपर इम्पोज होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया वाली ही, नॉट दिस नॉट दिस, ओके। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, ये क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, तो ये इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, ऐड, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा विद सेम फ्रीक्वेंसी। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर इसका क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है और एम्पलीट्यूड सेम है, सो दे बोथ विल कैंसिल आउट एंड हमारे पास इस तरीके का पैटर्न आएगा, मतलब कोई पैटर्न नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पे जो मैथ्स है ना, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूलेस लिखे हैं, बट मैं बता दूंगी थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब वी नो कि जो सोल्यूशन है ऑफ एनी वेव, दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, एंड जनरल फॉर्म में हम इसको a cos kx माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं या a sin kx माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, किसी से भी सॉल्व कर लो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे भी आप एक अनदर सोल्यूशन लेट करोगे क्योंकि दो वेव्स हैं बट उन दोनों के बीच में एक फेज है, राइट। जैसे ऊपर वाले केस में जो हमारा फेज डिफरेंस था वो पाई था इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो यहाँ पे फेज क्या है आपका, 0 कह लो या 360 कह लो, सेम फेज में है तो 0 कह लो, ठीक है। 360 भी होगा तो रिपीटेड होता है ना, पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं तो वो सेम ही आएगा। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब आपका पाथ डिफरेंस जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल जो है होगा ऑफ लैम्डा, और फेज डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल जो है बेसिकली होना चाहिए पाई का। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस है वो हाफ और इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए ऑफ वेवलेंथ by 2. This can be written as 2n plus 1 lambda by 2. It can also be written as even integral multiple of lambda by 2, which is 2n into lambda by 2, which cancels out and give n lambda. और जो आपका फेस डिफरेंस है वो आपका ऑड मल्टीपल जो है पाई का होना चाहिए, मतलब जैसे पाई 3 पाई माइनस 3 पाई, वैसे ऊपर 2 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई, लाइक इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को, इस वेव को सुपर इम्पोज करेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा तो हम वहां से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही दो केसेस मेजरली आते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है कि जो सेपरेशन है बिटवीन द एडजेसेंट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, ओके,
जैसे हमारे पास जो है इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमारे पास आया था वो कुछ इस तरीके का था। ये हमारा लेटर से ये आपका ब्राइट है, ठीक है, ये आपका ब्राइट बैंड है, फिर आपका एक डार्क बैंड आया, फिर एक ब्राइट बैंड आया, ठीक है, फिर एक डार्क बैंड आया। तो अब ये कितना है, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, जो है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। डी क्या है, आपका डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये क्या आपका जो अपर्चर है, स्लिट विड्थ है, दैट इज स्मॉल डी। अब लेट अस सी इन बिटवीन द पाथ मैं एक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दूं जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। लेट अस से मैंने ग्लास लैम्प जो है इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो मेरा इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो उसकी फ्रिंजेस हैं, दे विल गेट शिफ्टेड, और वो कितनी अमाउंट से शिफ्ट होंगी, दैट विल बी शिफ्टेड बाय दिस अमाउंट डी म्यू माइनस 1 टी अपॉन स्मॉल टी, और बीटा विच इज फ्रिंज विड्थ म्यू माइनस 1 टी अपॉन लैम्डा। टी क्या है, थिकनेस जो आपने इंट्रोड्यूस किया मटेरियल, लेट अस से दैट इज अ ग्लास लैम्प। तो इन दो को सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, एंड जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपके पास जो ये रिलेशन। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं।